Hello students, this is Bhagyesh sir. Well, to proceed with the syllabus, we are going for lesson 7 today. This lesson has got 3 parts, of which we shall do part 1 today, and the name of the lesson is A Baker from Goa. It's written by Lucio Rodriguez. Now let's see what is this lesson about. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. जब गोवा पर पोर्टुगीज लोगों का राज था, तब गोवान विलेजेस में ये जो बेकर्स होते थे, ब्रेड बनाने वाले जो होते थे, they had an important place in the society. You can see the picture of a baker. A baker from Goa revolves around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. City of Goa के ऊपर जब पोर्टुगीज का राज था, तब ये जो गोवान बेकर्स थे, तब गोवा के कल्चर में उनकी एक स्पेशल पोजीशन होती थी. The Portuguese may have left, but the bread makers continue to have an inevitable stature. पोर्टुगीज तो खैर अब गोवा में से चले गए हैं, लेकिन उस वक्त के जो बेकर्स होते थे वो आज भी अपना स्थान गोवा में बनाए रखे हैं. In this story, the author recalls, इस कहानी में ऑथर उस वक्त को याद करता है, his childhood days and their excitement on seeing the baker. वो अपने बचपन के दिन और कैसे वो जब बेकर उनकी गलियों में जब ये ब्रेड बेचने आता था तो कैसे एक्साइटमेंट फील करते थे, उसका ब्यौरा दिया गया है. They were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth. सुबह सुबह जब ये बेकर्स गलियों में बेकरी की सामान बेचने आते थे, तब उनकी आवाज सुन के ये बच्चे उठ जाते थे और बिना ब्रश किए उसकी ओर भागने लगते थे. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous love of bread. हमारे जो elders हैं are often heard, उनको काफी बार सुना जाता था. Reminiscing का मतलब है तहे दिल से याद करना. Nostalgically about those good old Portuguese days, पुराने जमाने के जो पोर्टुगीज राज में बिताए गए जो दिन थे वो आज भी वो तहे दिल से याद करते हैं. The Portuguese and their famous loaves of bread, वो सिर्फ पोर्टुगीज को ही याद नहीं करते थे, लेकिन उन ब्रेड के लॉव्स को, ब्रेड लॉव एक लार्ज पीस ऑफ ब्रेड होता है जिनको स्लाइस में काटा जाता है, तो उस ब्रेड लोव्स को भी वो लोग याद करते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. उस ब्रेड को जो खाने वाले थे वो तो शायद चले गए हैं यहाँ से, लेकिन उसको बनाने वाले आज भी गोवा में मौजूद हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच उन चीजों को मिक्स करने वाले, उस डो को बनाने वाले जो मोल्डर्स होते थे वो, और बेकरी में जो लोव्स बेक की जाती थी जिनके द्वारा वो लोग आज भी गोवा में मौजूद हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. वो भट्टियां जिनके अंदर ये ब्रेड को बेक किया जाता था वो भी आज गोवा में एग्जिस्ट करती हैं. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. पोर्टुगीज के जमाने में जो फायर इन भट्टियों में जलाया जाता था वो आज भी गोवा में जल रहा है. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Thud and jingle of the traditional baker's bamboo, उस जमाने में जो बेकर सुबह सुबह बेकरी के आइटम्स बेचने आते थे,
वो अपने हाथ में एक बैम्बू, मतलब लंबी सी एक बैम्बू की लकड़ी लेके आते थे और उसको जमीन पर पटकते हुए, और उसके द्वारा जो साउंड पैदा होती थी उसको जिंगल बोला गया है यहाँ। ये उनके अराइवल की निशानी थी इन द मॉर्निंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। आज भी गोवा की गलियों में कई जगह ये आवाज सुनाई दे जाती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फादर जिसने ये अपना बिजनेस शुरू किया था, प्रोफेशन शुरू किया था पास्ट में, वो शायद अब उसका अस्तित्व नहीं है, वो दुनिया से चल बसे है, लेकिन उनकी फैमिली, उनका सन आज भी इस प्रोफेशन को जिंदा रखे हुए है। These bakers are even today known as padder in Goa. You can see the picture here, the person selling the bakery item, and these people in Goa are known as padder. During our childhood in Goa, बचपन के दिनों में राइटर बात कर रहा है, the baker used to be our friend. ये जो बेकरी का सामान बेचने आने वाला बेकर था वो हमारा फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करता था। He used to come at least twice a day. दिन में 2 बार वो हमारी गलियों में आता था। Once when he set out in the morning on his selling round. पहली बार तब जब वो सुबह मॉर्निंग में अपनी बेकरी वाली चीजें सेल करने निकलता था, एंड देन अगेन, और फिर से when he returned after emptying his huge basket, और दूसरी बार तब जब वो अपना बेकरी का सामान बेच के खाली बास्केट लेके फिर से उन्हीं गलियों से गुजरता था। तब राइटर अपने बचपन में उन बेकर्स को देखता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. इसके बैम्बू की जो थर्ड मेटालिक साउंड होती थी, जिंगलिंग साउंड, डल मेटालिक से साउंड, वो सुन के हम सुबह उठ जाते थे नींद में से और हम लिटरली दौड़ के बाहर आते थे उसको मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए। Why was it so? क्यों ऐसा होता था? Was it for the love of the loaf? क्या हम वो ब्रेड के एक टुकड़े की लालच के लिए बाहर आते थे? Not at all, बिल्कुल नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servants of the house. जो लोव्स होती थी वो खरीदी जाती थी घर के सर्वेंट के द्वारा। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, पैस्किन एंड बेस्टिन, वो कुछ सर्वेंट्स के नाम है। वो बाहर आके इन ब्रेड को खरीदते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. You can see in the picture some bread bangles are shown. This is a specially made round shaped bread which was known in those days as bread bangle, and sometimes it was sweet bread of special make. और ये एक स्पेशल मेक होता था और उसका जो टेस्ट होता था वो स्वीट होता था। बच्चे, राइटर और उसके जो फ्रेंड्स थे, छोटे बच्चे, वो इसी ब्रेड बैंगल के लालच में जल्दी उठ के इस बेकर को मिलने के लिए बाहर आ जाते थे। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये टोकरी जो होती है वो एक बैम्बू के ऊपर खड़ी रख के वो अपना सामान बेचता है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक उसका हाथ अपने सर पर रखी टोकरी को सपोर्ट किए होता था और दूसरे हाथ में जो बैम्बू होता था वो जमीन के ऊपर पटकते हुए वो अपना सामान गलियों में बेचने के लिए निकलता था। He would greet the lady of the house with good morning. घर की जो महिला होती थी उसको वो गुड मॉर्निंग विश करके उनको बाहर बुलाता था, and then place his basket on the vertical bamboo. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, बैम्बू को वर्टिकली खड़ा करके उसके ऊपर बैम्बू रखता था और फिर वो अपना सामान बेचता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant.
हम जो बच्चे होते थे सुबह बिना ब्रश किए घर से बाहर आ जाते थे और इसके इर्द गिर्द टोला बना के खड़े रह जाते थे, उनको मीठी सी भाषा में धमका के दूर करता था और वो जो बेकरी का सामान लाता था, लोव्स वगैरह, वो डिलीवर करता था घर के सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी उसको आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पिक इनटू बास्केट। हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापेट के ऊपर खड़े रह के उसके बास्केट के अंदर झांकते रहते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। राइटर बता रहा है लूसियो रोड्रिग्स कि आज भी उसको वो जो मीठी सी खुशबू आती थी उसके बास्केट से वो याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। उसके बास्केट में लंबे से ब्रेड के पीसीस होते थे, वो एल्डर्स के लिए होते थे, और जो राउंड शेप के ब्रेड बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। Then we did not even care to brush our teeth. उसके बाद तो हम अपने दांत साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या फिर अपना मुंह धोने की भी परवाह नहीं करते थे। एंड व्हाई शुड वी, और वो हम क्यों करें? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? उस जमाने में मैंगो लीफ को चबा के सुबह सुबह अपना मुंह साफ करते थे बच्चे और एल्डर्स और बूढ़े लोग, तो कौन उसकी परवाह करेगा? एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों जरूरी भी है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जंगल में जो बाघ होता है वो कभी भी अपने दांत साफ कहाँ करता है कुछ भी खाने से पहले? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। उसके बाद जो गरम गरम चाय पीने वाले थे हम, उसकी वजह से तो हमारा मुंह वैसे भी साफ हो जाने वाला था। दैट्स व्हाट द राइटर सेड इन अ jovial way. Here you can see the picture of some sandwiches and the special make of a bakery. Let us see what is it. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bol. मैरिज में जो गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे जब तक उन गिफ्ट्स के साथ आप अपने लोगों को ये बोल नाम की चीज अगर नहीं दे पाते हो तो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कोई पार्टी या कोई दावत अपना चार्म गंवा बैठती है इन ब्रेड के बिना, इसी तरह से। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये बेकर का विलेज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। घर की जो महिला होती थी वो एक स्पेशल किस्म की सैंडविच प्रिपेयर करती थी जब अपनी डॉटर की एंगेजमेंट या कोई दूसरी ऐसी सेरेमनी घर में होती थी तब। Cakes and bolinhas are must for Christmas as well as other festivals. नीचे जो प्लेट में बताया गया है उसको बोलिनहास बोला जाता है। एक स्पेशल आइटम होती है जो बेकरी में बनाई जाती थी और इसके बिना क्रिसमस का फेस्टिवल जैसे अधूरा हो ऐसा महसूस होता था। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए बेकर की जो भट्ठी है वो गांव में चलती ही रहे, ये बहुत ही जरूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. You can see in the picture the dress of the baker in those days. और इस ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता था in those days. It was a single piece long frock reaching down to the knees. ये एक फ्रॉक जैसा ऊपर का शर्ट जैसा पार्ट होता था जो नी तक चला आता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pant. उस जमाने में जो बेकर्स आते थे बेकरी आइटम बेचने के लिए, वो नीचे का जो ट्राउजर होता था वो
जनरली शॉर्टर देन फुल लेंथ होता था एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट होता था। जैसे आज के जमाने में हम 3/4 पहनते हैं, उसी किस्म का। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। आज भी अगर कोई बंदा इस किस्म का पैंट पहने हुए नजर में आता है तो उसको मजाकिया स्वर में बोला जाता है कि देखो, he has dressed like a padder। The baker usually collected his bills at the end of the month। महीने के आखिर में जो बेकर्स होते थे वो अपना बिल कलेक्ट करने के लिए आते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और घर की महिलाएं हर दिन की जो उनकी खरीदारी होती थी इस बेकर के पास से, उसका अकाउंट घर की दीवारों पर पेंसिल से लिखा करती थी। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ये जो बेकरी का प्रोफेशन होता था वो काफी प्रॉफिटेबल, मुनाफा कमाने वाला बिजनेस उन दिनों में माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। ऐसा माना जाता था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखा नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बेकर खुद, उसके घर के जितने मेंबर्स थे वो, और उसके साथ काम करने वाले जो उसके सर्वेंट्स होते थे वो हमेशा हैप्पी मतलब खुश मिजाज और प्रॉस्परस मतलब खाते पीते घर के हो ऐसे दिखते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका जो गठीला गोल मटोल जो बदन होता था वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। वो एक जीता जागता सबूत था टू दिस, इस बात को लेके वो जीता जागता सबूत था। इवन टुडे, आज के दिन में भी, एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जैकफ्रूट। इस किस्म का जिसका बदन होता था उसको फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता था उसको इजीली कंपेयर किया जाता था कि देखो ये बेकर है, इसका जो बदन है वो जैकफ्रूट जैसा है। This is the end of the lesson, students. Hope you have understood it well. Thanks for watching.